स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज का हमारा जो अध्याय है बच्चों, अध्याय नंबर 4 और टॉपिक है मानव बस्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। बेसिकली जो मानव बस्ती होती है बच्चों, हम सब मकानों के एक समूह में रहते हैं। इसमें चाहे हमारा ग्राम हो, नगर हो, शहर हो, हम कुछ भी कह सकते हैं। यह सभी मकान बस्तियों के एक उदाहरण हैं। यानी जितने तरह के मकान होते हैं बस्तियों के ये उदाहरण हैं। तो थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। यानी बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार के आकार, यानी जो हमारी बस्तियाँ वो कई आकार की होती हैं। जैसे इससे पहले आपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, उसमें एक टॉपिक है मानव बस्तियाँ, उसमें भी कई प्रकार की बस्तियों के आकार थे। जैसे रेखीय बस्ती हो गया, टी आकार की बस्ती, तारेनुमा आकार की बस्ती, वृत्ताकार आकार की बस्ती। इस तरह की जो बस्ती होती है उससे कहते हैं बस्तियों के आकार। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं, यानी रहने के लिए, और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। यानी अपने आर्थिक और पोषण के आधार पर कुछ क्षेत्र के लिए अपना स्वामित्व रखते हैं, यानी अपने क्या वहाँ पर जो बस्ती है उसका निर्माण करते हैं, यानी अपना वहाँ पर अधिकार जमाते हैं। स्वामित्व का मतलब ये हो गया। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोग के समूह और उनके संसाधनों आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित है। यानी जो बस्ती है उसमें क्या होता है, मूल रूप से जो समूह होता है उसमें संसाधन के आधार के रूप में क्षेत्र का क्या बंटवारा किया जाता है, आवंटन, क्षेत्र को वितरण किया जाता है, आवंटन किया जाता है कि जो बस्ती होती है वो किस किस प्रारूप में कहाँ कहाँ पर उसका बसावट होता है। जैसे आपने पढ़ा बस्तियों के जो प्रारूप है कई रूप में होते हैं, जैसे टी आकार, एस आकार, इस तरह की बस्तियाँ, तारेनुमा आकार की बस्तियाँ। फिर बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। यानी पल्ली मतलब छोटे से गांव से लेकर एक बड़े महानगर तक बस्तियों का प्रारूप होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदलती जाती है। यानी जो आकार के अनुसार बस्तियों के जो आर्थिक और अभिलक्षण है वो सामाजिक संरचना बदलती जाती है। क्योंकि जैसे जो हमारे गांव घर में जो हमारी बस्तियां होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो प्रारूप होता है, उनका जो आकार होता है वो अलग होता है। और जैसे आप थोड़ा गांव से बाहर जाएंगे शहरों में, नगरों में, वहाँ आपको बस्तियों के प्रारूप अलग से मिलेंगे। आप थोड़ा और अलग कंट्री में जाएंगे तो आपको कंट्री में भी अलग से बस्तियों के प्रारूप मिलेंगे। यानी कहने का आशय है जो आकार के साथ बस्तियों के जो आर्थिक और सामाजिक अभिलक्षण बदलते रहते हैं, ये कहने का मतलब है। यानी बस्तियों का जो प्रारूप है, जो आकार वो बदलते रहते हैं। फिर है पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटे और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती है। जो हमारी बस्तियां हैं छोटे रूप से बड़े रूप में हो सकती है, जैसे गांव से लेकर नगर के रूप में। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती। यानी जो हमारी छोटी बस्तियाँ होती है, जो गांव घर में बस्ती है, मुख्यतः उनका जो व्यवसाय होता है प्राथमिक क्रिया होता है। प्राथमिक क्रिया में मुख्यतः आपके जो हम कार्य करते हैं, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और पर्यावरण संबंधी जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं। उसके बाद जितनी भी जो हमारी बस्तियाँ हैं, जो लोग कार्य में संलग्न होते हैं वो द्वितीय और तृतीय कार्य में ही संलग्न होते हैं। जो इन्हें नगरीय बस्तियाँ कहा जाता है। इन्हें क्या नगरीय बस्तियाँ, क्योंकि जो नगर है वहाँ मुख्यतः द्वितीय क्रियाकलाप, यानी द्वितीय क्रियाकलाप में आपको आ गया निर्माण विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय क्रियाकलाप में हो गया आपका सेवा सेक्टर हो गया। जैसे डॉक्टर द्वारा सेवा दी जाती है, शिक्षा द्वारा सेवा दी जाती है, वकील के द्वारा सेवा दी जाती है, या चाहे हम जीवन बीमा करें या LIC वगैरह जो भी करते हैं, जो भी हम इस तरह की जो क्रियाकलाप करते हैं वो तृतीय सेक्टर में आती है, यानी तृतीय क्रियाकलाप में, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये मुख्यतः नगरों में ही की जाती है। हम नेक्स्ट हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर। आप देखते हैं थोड़ा जो हमारी ग्रामीण बस्ती हैं
और जो हमारी नगरीय बस्तियाँ, उसमें जो आधारभूत अंतर है वो क्या क्या है। वैसे बेसिकली आप सब जानते होंगे कि जो हमारे ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः इसमें प्राथमिक क्रिया की जाती है। यहाँ पर मुख्यतः कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी, मत्स्य पालन संबंधी यही क्रियाकलाप की जाती है, और नगरीय बस्तियों में द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप मुख्यतः की जाती है। फिर भी थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में करती है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, जो ग्रामीण बस्तियां होती है मुख्यतः वो किस पर आधारित होती है, वो अपने कृषि पर ही आधारित होती है। उनका जो आर्थिक जीवन होता है पूर्णतः डिपेंड होता है कृषि पर होता है। जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल, परक्रम और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवा पर निर्भर रहती है। जो नगरीय बस्तियाँ वहाँ पर विभिन्न तरह के द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं, निर्माण विनिर्माण सेवा क्षेत्र ये सब किए जाते हैं ग्रामीण बस्तियों की तुलना में जो नगरीय बस्तियाँ काफ़ी संपन्न होती है। पहला आधारभूत अंतर हो गया। सेकंड हो गया नगर आर्थिक वृद्धि के नोड का मतलब है केंद्र या बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो नगर है मुख्यतः जो आर्थिक वृद्धि के रूप में एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्चिम भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवा उपलब्ध कराते हैं। जो हमारी नगरीय बस्तियाँ मुख्यतः क्या करती है, आर्थिक केंद्र तो है ही वे, किसी भी नगर किसी भी राज्य का जो मुख्यतः जो आर्थिक केंद्र होता है वो नगर ही होता है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, जो हमारे निवासी हैं बल्कि अपने पश्चिम भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। कौन? नगरीय बस्तियाँ। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जो हमारी नगरीय और ग्रामीण बस्तियाँ यहाँ मुख्यतः जो परिवहन और संचार संबंधी है, इसके माध्यम से परिपथ के माध्यम से स्थापित किया जाता है। क्योंकि जो हमारी नगरीय बस्तियाँ मुख्यतः यहाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ नगरों का काफ़ी बसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, संचार का काफ़ी फैलाव होता है, शिक्षा संबंधी सुविधाएँ और उसके साथ हॉस्पिटल संबंधी सुविधाएँ ये काफ़ी ग्रामीण की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इसलिए जो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ हैं इन अभाव के कारण काफ़ी पीछे रह जाती है, और कई लोग ऐसे हैं कि इन फैसिलिटीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। जो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ तक उनके लिए सुविधा नहीं मिल पाती। इस कारण से भी जो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ नगरीय बस्तियों की अपेक्षा काफ़ी पीछे है, उनकी अपेक्षा काफ़ी संसाधन से विहीन है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। जो हमारे ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं सामाजिक संबंधों और अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती है। यानी जो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ यहाँ अधिकांश देखा जाए तो हमारे गांव घरों में इतने लोग एजुकेशन नहीं होते, इतने एजुकेट नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, तो वो ज़्यादा अंधविश्वासों में भी क्या यहाँ पर भरोसा करते हैं। यानी जो कुछ भी उनसे अगर कहा जाए तो मुख्यतः वो उसके बारे में विवेचना करने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले उस चीज़ को सत्य मान लेते हैं। लेकिन ग्रामीण बस्तियों में ऐसा नहीं है। ग्रामीण बस्तियों में लोग शिक्षित हैं, लोग एजुकेट हैं, लोग जागरूक हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी उनका जो सामाजिक स्तर होता है काफ़ी भिन्न होता है अपेक्षा ग्रामीण की तुलना में। ये कहने का आशय है यहाँ पर। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण लोग होते हैं कम गतिशील होते हैं, कार्य क्षमता कम होती है। गतिशील का मतलब वो आगे कम बढ़ते हैं। क्यों? उनके पास संसाधन का अभाव है, इस कारण से। और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। जो सामाजिक संबंध है काफ़ी घनिष्ठ होते हैं। जो चाहे हमारी कोई भी रीति रिवाज चल रहा है, कोई भी परंपरा चल रही है, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार चल रहा है, मुख्यतः ग्रामीण बस्तियाँ काफ़ी उसको सब एक जगह इकट्ठा होकर मिलजुल के बनाते हैं। कहने का आशय है कि जो सामाजिक संबंध है ग्रामीण बस्तियों में वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो विकास है, उनकी जो गति है काफ़ी निम्न है। किसकी अपेक्षा? नगर की अपेक्षा। कारण वहाँ संसाधनों का अभाव है, माहौल का अभाव है। इस कारण से कई ऐसी दिक्कतें हैं जो ग्रामीण बस्तियों तक पहुँच नहीं पाती हैं, जिसके के कारण लोग क्या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जीवन का ढंग जटिल और तीव्रता होता है। क्यों जटिल और तीव्रता? क्योंकि जो नगरीय बस्ती में जो कार्य होता है वो दिन रात का होता है,
और लोग अधिकांश क्या करते हैं, अपने कार्य के पीछे लगे रहते हैं। वहाँ कहीं खतरा भी हो सकता है, वहाँ जो हमारी नगरीय बस्तियाँ हैं वहाँ कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं जैसे कि यहाँ मुख्य से जो प्रॉब्लम जैसे अपने जीवन के लिए भी काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि दिन रात काम होता है, तो यहाँ मनुष्य सुरक्षित फील नहीं करता है। अपेक्षा ग्रामीण की अपेक्षा लूटपाट, डकैती, ये चीज़ें काफ़ी हमारे ग्रामीण बस्तियों को आए दिन देखने को मिलती हैं। इस वजह से अशांति भी है यहाँ पर और जटिलता भी है, और सामाजिक संबंध जो औपचारिक होते हैं। ये थे हमारे मुख्य पॉइंट ग्रामीण और नगरीय बस्ती के संबंध में। यहाँ से बच्चों आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ आधारभूत अंतर लिखिए। आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आपको समझा रखा उसको 2-3 बार सुन लीजिए, आपको स्वयं यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब इसमें देखना ग्रामीण जो बस्तियाँ वो कितने प्रकार की होती है। इसमें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतरवासी दूरी द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। भारत में कुछ 100 घरों में युक्त शहर अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में एक सर्वाधिक लक्षण है। सर इसको हम सीधे डायरेक्ट पढ़ते हैं, जो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो कौन सी। यहाँ देखिए बच्चों, ग्रामीण बस्तियों के भिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी दशाएं जो ग्रामीण बस्तियों को जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके प्रकार में उत्तरदायी हैं। पहला हो गया भौतिक लक्षण। इसमें हो गया भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। यानी जो हमारी ग्रामीण बस्तियां, इसमें जो पहला कारक भौतिक लक्षण यानी भूभाग, यानी हमारे जो पर्वत पठार मैदान है किस तरह के हैं। जो ग्रामीण बस्तियां पर्वतों में ज़्यादा रहेंगी, पठारों में ज़्यादा रहेंगी, मैदानों में ज़्यादा रहेंगी। इसका जो आकलन किया जाता है भूभाग के आधार पर ही किया जाता है। ऊंचाई जैसे पर्वतों में हो गया, पर्वतों में ज़्यादा हमारे ग्रामीण बस्तियों का निवास है या मैदानी क्षेत्र में। और जलवायु वहाँ की कैसे है, जल की उपलब्धता कैसे है, इनका जो अध्ययन किया जाता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में किया जाता है। इसमें जो पहला लक्षण है भौतिक लक्षण। दूसरा सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। इसमें क्या होता है, सामाजिक संरचना होती है, जाति धर्म संबंधी लोगों का निवास स्थान होता है। एक जाति के लोग एक ही स्थान पर होते हैं या एक धर्म के लोग एक ही स्थान पर होते हैं। इससे भी हमारे सांस्कृतिक मानव जातीय कारक के रूप में वस्तुओं का आकलन किया जाता है। उसके बाद हो गया सुरक्षा संबंधी कारक भी देखे जाते हैं, जैसे चोरियाँ डकैती से सुरक्षा करते हैं। यानी ऐसी स्थान पर कोई बस्तियाँ नहीं बनाएगा अपनी जहाँ पर इन चोरियाँ डकैती संबंधी असुरक्षा का अभाव हो। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। ये तो थे हमारे ग्रामीण बस्तियों के भिन्न प्रकार। अनेक कारक और दशाएं, यानी किन दशाओं के रूप में, किन कंडीशन के रूप में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विस्थापन होता है। पहली दशा थी भौतिक लक्षण, दूसरा सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, और तीसरा था सुरक्षा संबंधी कारक। आप इन चीज़ों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है, भारत की जो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार में डिवाइड की है। इसमें पहला हो गया, अब यहाँ देखिए, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित। गुच्छित को हो, संकुलित को हो अथवा अकेंद्रित को हो, या पहला हो गया मानव बस्ती। सेकंड हो गया अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। तीसरा हो गया पल्लीकृत, और चौथा हो गया परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती। यही मुख्यतः 4 प्रकार की बस्तियां हैं जिसे ग्रामीण बस्तियों के रूप में विभाजित किया है। तो इनको हम पढ़ते हैं। पहली हो गया गुच्छित बस्तियां। इसमें क्या बच्चों, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों फैले खेतों, खलिहानों, चारागाहों से पृथक होता है। यानी गुच्छित का मतलब हो गया, यहाँ देखिए पहले, यानी बस्तियों का एक जगह बसावट। 4.1 में चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये बस्तियां दिख रही होंगी आपको। कई बस्तियां जो यहाँ पर है, अधिकांश बस्तियां यहाँ पर क्या है, गुच्छित यानी इकट्ठा है, एक ही जगह है। इस तरह की जो बस्तियां अधिकांश हमें देखने को मिलती है उत्तर भारत के विशाल मैदानों में मिलती है देखने को। फिर इसमें है संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं। जैसे आयताकार, जो हमारी गुच्छित बस्तियां होती है वो आयताकार रूप में भी होती है, अरीय रूप में भी होती है, रेखीय रूप में भी होती है इत्यादि। यानी बस्तियों का जो आकार होता है इस रूप में हमें देखने को मिलता है। ऐसी बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में
पाई जाती है। यानी जो जलोढ़ मैदान होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, काफ़ी संचित क्षेत्र होते हैं, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र पर। यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र काफ़ी होता है, मिट्टी काफ़ी उर्वरक होता है, जो यहाँ की मिट्टी की क्षमता होती है काफ़ी उर्वरकता होती है, जिसमें क्या होता है हमारे जो कृषि संबंधी जो खाद्यान्न फसल उगाई जाती है काफ़ी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उर्वरकता होती है, उसमें प्रोटीन की क्षमता काफ़ी होती है। उसके साथ साथ यहाँ का जो मैदान होता है काफ़ी प्लेन होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है जो बस्तियों का बसावट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो उत्तर का विशाल मैदान है अधिकांश यहाँ विश्व जो हमारे भारत की 45% की जनसंख्या निवास करती है और 55% यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। इस वजह से इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा गुच्छित बस्तियाँ हमें देखने को मिलती है। कई लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहमत लोगों से रहते हैं। और इसमें डायरेक्टली देखिए इसके जो क्षेत्र है कौन कौन से हैं। जैसे हो गया आपका बुंदेलखंड प्रदेश, ये मुख्यतः आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहद बस्तियों को अनिवार्य बना दिया। यानी कुल कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य जो गुच्छित बस्तियाँ हैं वो कौन सी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर लोग अधिक संघन रूप में रहते हैं। और ये मुख्यतः ये वाला क्षेत्र हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान और यहाँ के जो मुख्यतः उपजाऊ क्षेत्र हैं, यहाँ जलोढ़ मैदान वाला क्षेत्र है। जलोढ़ मैदान वो क्षेत्र होते हैं जो नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर मिट्टी को एक जगह निक्षेपित रूप में बिछा देती है। इस स्थान को कहते हैं जलोढ़ मैदान। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हो गया बच्चों इसमें अर्धगुच्छित। गुच्छित का मतलब इकट्ठा, अर्धगुच्छित का मतलब अलग अलग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा चित्र में, देखिए कोई मकान यहाँ है, कोई यहाँ मकान है, कोई यहाँ है। यानी गुच्छित की तुलना में ये काफ़ी दूर दूर है। इसमें है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। इसको विखंडित भी कहते हैं, यानी अलग अलग होना, खंडित होना। परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहद गाँव के संपृथकन अथवा विखंडन के प्रतिरूप भी उत्पन्न होते हैं। जैसा आपने गांव घर में देखा होगा, अधिकांश हमारे गांव घर में क्या होता है जो हमारे मकान होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग की स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गाँव में थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। जो हमारे ग्रामीण बस्तियाँ हैं, कुछ बहुत 4-5 मकान आपको एक पहाड़ी में देखेंगे, 4-5 मकान थोड़े उसके नीचे पहाड़ी में देखेंगे। इस तरह की जो बस्तियों का फैलाव होता है उसे कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ऐसी स्थितियों में जैसे आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं। जो यहाँ पर मुख्यतः जो जमींदार होते हैं वो क्या कहते हैं, गांव का जो मुख्य भाग है, केंद्र भाग है, वहाँ पर आधिपत्य कर लेते हैं। जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्य में संलग्न लोगों के बाहरी हिस्सों से में बसते हैं। जो यहाँ पर जो बलपूर्वक जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आमतौर पर ज़मीन का जो मुख्य केंद्र होता है वहाँ पर ले लेते हैं और अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और जो इसके निचले तबके के लोग होते हैं उस पर क्या होता है, गाँव से बाहरी जो हिस्से होते हैं उसमें उनकी बस्तियों का बसावट होता है। ऐसी बस्तियाँ मुख्यतः आपको गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से देखने को मिलेंगी, जो अर्धगुच्छित बस्तियाँ हैं। तो ये अर्धगुच्छित बस्तियाँ बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पल्लीकृत बस्तियाँ। इसमें कई बार बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है। यानी भौतिक रूप से, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, भौतिक रूप से कई कारण हो सकते हैं। वहाँ की ज़मीन का भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, पठारी ज़मीन हो, और उसके साथ काफ़ी ऊंचाई पर ज़मीन हो, उसके साथ जल का वहाँ काफ़ी अभाव हो, जलवायु संबंधी काफ़ी दिक्कत हो, और वहाँ का जो जलवायु हो काफ़ी प्रतिकूल हो। इस आधार पर भी लोग क्या कहते हैं, बस्तियों को नहीं बसाते हैं। किंतु उनका सबका नाम एक रहता है। इन इकाई को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला, ढांडी इत्यादि नाम से जाना जाता है। यानी जो कई स्थानों पर जो पल्लीकृत बस्तियाँ उसको जैसे पन्ना हो गया, पाड़ा, पाली, नागला, ढांडी इत्यादि नामों से जाना जाता है। किसी विशाल गाँव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान जैसे हो गया, इस तरह के जो गांव पाए जाते हैं, निम्न गंगा के मैदान हो गया, जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान सा
अगर उसको भी हम कई भागों में डिवाइड करें तो उसमें आते निम्न गंगा का मैदान। फिर छत्तीसगढ़ और हिमाचल की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो पल्लीकृत बस्तियाँ हैं बच्चों, मुख्यतः निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के निचली घाटियों में पाए जाते हैं। आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी होगी। अब इसमें लास्ट हैं परिक्षिप्त बस्तियाँ। अब ये क्या होती है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो परिक्षिप्त बस्तियाँ बच्चों, भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई देगी। देखो आपको दिख रहा होगा, अधिकांश जो इस तरह की झोपड़ियाँ या बस्तियाँ बसाते हमारी जो जनजातियाँ हैं उनका निवास स्थान होता है। जैसे हमारे उत्तराखंड की हो गया राजी जनजाति, फिर कुछ भोटिया जनजाति भी है जो ऋतु प्रवास करती है। अधिकांश वो झोपड़ी बना के ऐसे ही अपना निवास स्थान बनाती है, एकाकी रूप में यानी अलग रूप में। छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई देते हैं। वो इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर आपको लगेगा कि इनका जो चारागाह मतलब होता है जो अपने मवासी वगैरह होते हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं। अधिकांश ये करते हैं हमारी जनजातियाँ, जैसे मैंने कहा बकरवाल हो गया, भोटिया जनजाति, गद्दी जनजाति, अधिकांश इस तरह की बस्तियों का निवास स्थान यही बनाते हैं अपने इस तरह की बस्तियों में। बस्तियों का चरम विक्षेपण पर है भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। जैसे ये वाले जो बस्तियाँ बसाई जाती है, मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में ये बस्तियों इस तरह की जो बस्तियों के प्रकार मिलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पर जो ग्रामीण बस्ती हैं कितने प्रकार की है, 4, आपको समझ में आ चुका होगा। हमने एक बस्ती के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा और उनके बारे में जाना और ये भी जाना कि बस्तियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया, हम पढ़ेंगे हम इसके बाद नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेगा नगरीय बस्तियाँ। तो बच्चों शुरू करेंगे हम नगरीय बस्तियाँ।